नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और वक्त तो चला है टाइम्स टॉप 100 का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60% मतदान हुआ। 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी प्रत्याशी ने पोलिंग सेंटर पर युवक को पीटा। युवक का फर्जी मतदान का आरोप लगाया। हापुड़ में 106 साल की महिला ने मतदान किया। आईटीबीपी के जवानों ने पोलिंग बूथ तक पहुंचाया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिर से 300 के पार जाने वाली है। मणिपुर में चुनाव की तारीख बदली। आज 28 फरवरी को पहले चरण का मतदान, 5 मार्च को दूसरे चरण की होगी वोटिंग। गुरुवार को हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर सरकार का पक्ष रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर लोकसभा में जवाब दिया। कहा, कोविड की वजह से जीडीपी में गिरावट, शहरों में बेरोजगारी घटकर महामारी से पहले के स्तर पर आई। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, देश में 2020-21 में 44 यूनिकॉर्न बने। भारत की प्रतिभा और इनोवेशन के बारे में बता रहे हैं। ये अमृतकाल का संकेत है। वित्त मंत्री के जवाब पर शशि थरूर का तंज ट्विटर पर लिखा, ट्रेजरी बेंच भी निर्मला सीतारमण के दावों पर विश्वास नहीं कर पा रहा। रामदास आठवले का शशि थरूर पर पलटवार। का बेवजह के दावे और बयान दे समय गलती होना लाजमी है। पीएम मोदी आज वीडियो संदेश के जरिए वन ओशियन समिट को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा संबोधन। वन ओशियन समिट को जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की आज यूपी के कासगंज में फिजिकल रैली। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी रैली को संबोधित करेंगे। आज पीएम की कुल 2 बड़ी रैलियां हैं। गोवा की जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, गोवा में आप सभी के बीच आकर मैं एक नई ऊर्जा से भर जाता हूं। आज यूपी को 2 शहर के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह बरेली और शाहजहांपुर में रैली करेंगे। 13 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह पंजाब में करेंगे चुनावी शंखनाद। पटियाला और जालंधर में एनडीए गठबंधन के लिए रैली करेंगे। हरदोई में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली में कहा, आतंकियों को इस धरती पर कोई पनाह ना मिले, इसलिए एंटी टेररिस्ट कमांडो सेंटर खोला जाएगा। सीएम योगी आज शाहजहांपुर और कासगंज में रैली को संबोधित करेंगे। शाहजहांपुर में शाम 4 बजे जनता से संवाद करेंगे। यूपी के संभल में सीएम योगी की जनसभा में सुरक्षा में बड़ी चूक। पोडियम तक पहुंची 2 लड़कियां। सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लड़कियों को रोका। यूपी के संभल में सीएम योगी ने कहा, तालिबानी मानसिकता के लिए लोगों के लिए बुलडोजर जरूरी, विकास के साथ बुलडोजर चलना चाहिए। संभल में ओबीसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जो गर्मी पैदा करने की बात करते हैं वो लोग मई में ठंड ला देंगे। आज यूपी दौरे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। बिजनौर में एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, यूपी में बदलाव के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन का ट्वीट लिखा, धर्म के नाम पर लोगों की हत्या नहीं होगी, यूपी की जनता यही चाहती है। अपने दल ने 2 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। मिर्जापुर से राहुल प्रकाश और शौतरगढ़ से विनय वर्मा को बनाया गया प्रत्याशी। गाजीपुर में नामांकन करेंगे ओम प्रकाश राजभर। जहूराबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं ओपी राजभर। आज होगी जेल में आशीष मिश्रा की रिहाई। अदालत ने गुरुवार को लखीमपुर हिंसा मामले में जमानत दी थी। लखीमपुर मामले में अदालत ने कहा, भीड़ से बचने की कोशिश में चालक ने दहशत में किसानों को कुचल दिया। आशीष मिश्रा की जमानत पर प्रियंका गांधी ने कहा, उन किसानों के परिवारों को न्याय मिलना चाहिए जिन किसानों को कुचला गया। सीएम योगी पर प्रियंका गांधी का तंज लिखा, जो गर्मी और चर्बी निकालने की बात करते हैं वो अब की बार भर्ती निकालने की बात क्यों नहीं करते। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राजीव शुक्ला को पंजाब के लिए विशेष पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया। नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू का चन्नी परिवार का, चन्नी के अकाउंट में 133 करोड़ कौन से करीब है वो। अरविंद केजरीवाल की पत्नी और बेटी आज पंजाब के दौरे में प्रचार करेंगे। जनसभा में महिलाओं को संबोधित कर भगवंत मान के लिए वोट मांगेंगे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में शिवसेना बनाम एनसीपी। शिवसेना विधायकों ने रायगढ़ की संरक्षक मंत्री एनसीपी की अदिति तटकरे का विरोध किया। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का पीएम पर विवादित बयान। पीएम के नीतीश कुमार को असली समाजवादी बताने पर सवाल उठाए। रेट मामले पर राजस्थान विधानसभा में विपक्ष का विरोध जारी। निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने कहा, सरकार आरोपियों के एनकाउंटर की इजाजत दे।
रीट मामले को लेकर विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच चीना झपटी हुई। 4 बीजेपी विधायक बजट सत्र से सस्पेंड किए गए। विपक्ष ने सदन में प्रदर्शन किया। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी ने युवाओं को भड़काकर हिंसा का माहौल बनाया। गुरुग्राम में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बिल्डिंग के 6ठे फ्लोर की छत का हिस्सा गिरा, नीचे और कई फ्लोर की छत गिरे, 2 लोगों की मौत की खबर। गुरुग्राम में हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, प्रशासन समेत एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम मौजूद। हरियाणा सीएम खट्टर ने गुरुग्राम हादसे पर दुख जताया, बताया रेस्क्यू मिशन के पर खुद अपडेट ले रहे हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 56 में बेसमेंट में मिट्टी से दबने से 2 मजदूरों की मौत, निर्माण कार्य के दौरान हादसा हुआ। मुंबई के जुहू इलाके में एक स्कूल बस में आग लगी, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ड्रेस कोड पर राज्य सरकार के नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई टली, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार तक सुनवाई स्थगित की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, सुनवाई पूरी होने तक स्कूल कॉलेज में धार्मिक चीजों को पहनने की इजाजत नहीं। हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक में सोमवार से फिर से खुलेंगे स्कूल। सीएम मुंबई ने कहा, सबको कोशिश करनी होगी कि कानून और शांति बनी रहे। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने हिजाब विवाद पर कहा, यह षड्यंत्र है, हिंदुस्तान की फिजा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, निंदनीय। बिहार के किशनगंज में हिजाब विवाद पर धरना, मुस्लिम छात्राओं ने एनएसयूआई के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्नाव में एक प्लॉट में युवती का शव दबा मिला, युवती 2 महीने से लापता थी। आरोपी से पूछताछ में शव के बारे में पता लगा, अपहरण के बाद हत्या का मामला। असम और मिजोरम के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ा। मिजोरम में असम के एक ड्राइवर और उसके साथी की हत्या के बाद प्रदर्शनकारियों ने सीमा पर रास्ते बंद किए। दिल्ली हिंसा मामले में शर्जील इमाम की बेल पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, जल्द फैसले का ऐलान होगा। झारखंड के हजारीबाग में मॉब लिंचिंग मामले में शिवसेना का प्रदर्शन, रांची में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले रूपेश पांडे के परिवार से मिलेंगे बीजेपी नेता और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास। रूपेश पांडे के परिजनों का आरोप, 27 नामजद आरोप समेत 87 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। गुजरात में पाकिस्तानी मछुआरों ने घुसपैठ की कोशिश की, 11 नाव पकड़ी गई। बीएसएफ और एयरफोर्स ने 300 किलोमीटर के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। ईडी की राणा अयूब पर बड़ी कार्रवाई, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने करीब 1 करोड़ 77 लाख रुपए सीज किए। डोनेशन के पैसों के निजी इस्तेमाल का आरोप। अमित मालवीय का राणा अयूब पर तंज का, समाज सेवा तब तक अच्छा व्यापार है जब तक ईडी आपके पास ना पहुंचे। रूस ड्रग्स मामले में एनसीबी विजिलेंस टीम आज बयान दर्ज करेगी। कई अहम गवाहों के आज और कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे। एनसीबी के पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की एनसीबी विजिलेंस टीम के सामने 13 फरवरी को पेशी, नवाब मलिक के आरोपों को लेकर समन किया गया। टीएमसी नेता शेख सुफियान के खिलाफ दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई। सुफियान को हाल ही में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के मामले में बेल मिली। अहमदाबाद 2008 सीरियल ब्लास्ट मामले में आज सजा पर सुनवाई, 49 आरोप अपराधियों की सजा का ऐलान होना है। अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाण पत्र और दस्तावेज के मामले पर कोर्ट में आज सुनवाई, बुधवार को मामले में सुनवाई टल गई थी। हरियाणा में 75% आरक्षण पर रोक पर आज सुनवाई, हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पटना शेल्टर होम मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से कार्रवाई की जानकारी मांगी थी। सी फाइनल की परीक्षा के रिजल्ट घोषित, झुंझुनू के रहने वाली राधिका बेरीवाला ऑल इंडिया टॉपर बनी। राष्ट्रपति कोविंद ने 17 नए जजों को नियुक्त किया। मध्य प्रदेश, मद्रास, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट्स में नियुक्ति हुई। कल से 16 मार्च तक राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन आम जनता के लिए खुला रहेगा। 135 तरह के गुलाब बाग की खासियत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और पास के नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए जीएमआरसी ने फुट ओवर ब्रिज तैयार किया, जल्द जनता के लिए खोला जाएगा। ₹1 का ट्रांजैक्शन सीमा बढ़ी, अब 1 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन मुमकिन। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरिंग पॉलिसी की बैठक के बाद मंजूरी दी। एलआईसी आईपीओ को बीमा रेगुलेटर की मंजूरी मिली, पॉलिसी होल्डर्स को डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी का वैल्यूएशन 15 लाख करोड़ के करीब होने की उम्मीद।
भारत में अब तक कोविड वैक्सीनेशन की कुल 172 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुकी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया एक दिन में 43 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। केरल में कोरोना के एक दिन में 18,400 से ज्यादा नए मामले, 20 लोगों की मौत, 43,000 से ज्यादा रिकवर। दिल्ली में 1,104 नए मामले, 12 लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में 817 नए केस, 26 की मौत, 1,381 रिकवर। गुजरात में कोविड प्रतिबंधों पर छूट, रात 12 से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू होगा। बाजार मॉल रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। शादी समारोह में 300 लोगों की इजाजत। हांगकांग में कोविड प्रतिबंध बढ़ाए जाने से लोग परेशान। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी की तर्ज पर नए नियम लागू किए गए। ऑस्ट्रेलिया में आज क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मीटिंग में शामिल होंगे। पाकिस्तानी जांच एजेंसी ने राजस्व विभाग से 2008 मुंबई हमलों में भगौड़े अपराधियों और उनके परिवारों की संपत्ति की जानकारी मांगी। जिम्बाब्वे के हरारे में कोविड महामारी के बीच स्कूल खुले, शिक्षकों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल की। रूस के साथ तनाव के बीच यूक्रेन के सुरक्षा बलों ने बेलारूस की सीमा के पास युद्धाभ्यास किया। रूस और बेलारूस का संयुक्त अभ्यास भी जारी। अमेरिकी सैन्य उपकरण रोमानिया पहुंचे। काफिले को पूर्वी रोमानिया के सेना के अड्डे पर ले जाया गया। कैलिफोर्निया में तेज हवाओं की वजह से जंगल में आग फैली। दमकल की टीम आग पर काबू पाने में जुटी। कनाडा और यूएस में ट्रक चालकों का कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन जारी। कनाडा की सरकार ने एम्बेसडर ब्रिज बंद किए जाने को लेकर चिंता जताई। फ्रांस 14 नए न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की तैयारी में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जानकारी दी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम एक दिन के दौरे पर दुबई पहुंचे। यूके के राष्ट्रीय दिवस पर दुबई एक्सपो 2022 में शामिल हुए। ईरान में नई मिसाइल का अनावरण। जानकारी के मुताबिक मिसाइल की रेंज इलाके में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस तक की है। इजराइल में भी कई इलाकों तक पहुंचने की क्षमता। सऊदी अरब एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले की साजिश। ड्रोन तबाह करने की कोशिश में 12 लोग घायल। सूडान में पिछले साल हुए तख्तापलट के खिलाफ जनता का विरोध जारी। राजधानी खार्तूम में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर। पेरू के पटाज में आज एक बस खाई में गिरी। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत की खबर, 30 से ज्यादा घायल। भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला आज 2-0 से आगे है भारत। भारतीय और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच 5 वनडे की सीरीज। कल पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के क्वींसटाउन में खेला जाएगा। आईपीएल 2022 के लिए कल से बेंगलुरु में प्लेयर ऑक्शन शुरू होगा। 2 दिन तक चलेगी नीलामी प्रक्रिया। गोल्फ इंडिया ओपन 2022 कोविड महामारी के चलते रद्द किया गया। टूर्नामेंट इस साल दिल्ली में होने वाला था। भारत रत्न लता मंगेशकर की अस्थियां विसर्जित हुई। परिवार ने नासिक में गोदावरी में प्रवाहित की। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के गाने के वीडियो में गरबा किया। नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर कमेंट किया। फिल्म पृथ्वीराज के लिए अक्षय कुमार, संजय दत्त और मानुषी छिल्लर के मोशन पोस्टर सामने आए। 10 जून को हिंदी समेत 3 भाषाओं में रिलीज। टॉलीवुड ने कमाई में बॉलीवुड को पछाड़ा। कमाई के मामले में नंबर 1 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बनी। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की बेटी ने कच्चा बादाम गाने पर डांस किया, सोशल मीडिया पर वायरल। हॉलीवुड सिंगर रियाना ने बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया। जल्द पहले बच्चे को जन्म देंगी। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बड़ा हादसा हुआ, जहां एक हाउसिंग सोसाइटी की 6ठी मंजिल की छत ढह गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सेक्टर 109 में चिंतल पैराडिसो सोसाइटी के ब्लॉक डी टावर में 6ठी मंजिल की छत का हिस्सा गिर गया। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है 6ठी मंजिल पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराया जा रहा था और कंस्ट्रक्शन की वजह से 6ठी मंजिल का हिस्सा गिरकर पहली मंजिल पर आ गया। हादसे के तुरंत बाद ही लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मामले की जानकारी पता चलते ही पूरा प्रशासन चिंतल सोसाइटी पहुंच गया और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दुख जताया। खट्टर ने अपने ट्वीट में लिखा कि मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ प्रशासनिक अधिकारी राहत बचाव कार्य में जुटे हैं और वो खुद स्थिति पर निगरानी रखे हुए हैं। शुरुआती तफ्तीश में हादसे की वजह 6ठे फ्लोर पर रेनोवेशन के काम को वजह बताया जा रहा है। लापरवाही बिल्डर की तरफ से बरती गई या हादसे की वजह कुछ और है। फिलहाल प्रशासन इसकी जाँच में जुटा है।
उत्तर प्रदेश के पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। ये मतदान क्या कहता है और क्या पश्चिमी यूपी का जो रण जीतेगा, क्या उसी पार्टी के सिर सत्ता का ताज सजेगा? क्या कहता है पहले चरण का मतदान, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में पहले चरण के रण में 11 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला हो चुका है। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोट डाले गए। सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में मतदान हुआ, तो वहीं गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में वोटिंग परसेंटेज सबसे कम रहा। जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है, लेकिन हर सियासी दल पहले चरण में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जो फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता लेगी, उसका प्रभाव पूरे प्रदेश की राजनीति पे पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि जो पार्टी पहले चरण का रण जीतती है, वही पूरा यूपी जीतती है। 2017 में पहले चरण में बीजेपी को 58 सीटों में से 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लिहाजा उसे पूरे प्रदेश में 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। इसी तरह 2012 में फर्स्ट फेज की 55 सीटों में 41 सीटों पर अखिलेश की साइकिल दौड़ी थी और 224 सीटों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं 2007 में पहले चरण की 60 सीटों में से मायावती की बीएसपी को 33 सीटें मिली थी। तब मायावती 206 सीटों के साथ सीएम बनी थी। पहले चरण के बाद अब सियासी पार्टियों के चुनाव प्रचार का जोर दूसरे चरण में शिफ्ट हो गया है। आज पीएम मोदी कहां हुंकार भरने वाले हैं, वहीं सीएम योगी और अमित शाह का कहां चुनावी दौरा है, बताते हैं आपको। यूपी में पहले चरण का घमासान खत्म होने के बाद अब सियासी पार्टियां दूसरे चरण के लिए प्रचार अभियान में कूद गई हैं। बीजेपी ने अब अपनी ताकत दूसरे चरण के प्रचार अभियान में झोंक दी है। इसी कड़ी में पीएम मोदी आज उत्तराखंड और यूपी में चुनावी दौरा करेंगे। पीएम सबसे पहले 12 बजे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 2:30 बजे के करीब यूपी के कासगंज की पटियाली विधानसभा क्षेत्र से चुनावी हुंकार भरेंगे, जहां वो कासगंज के एटा, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद की जनता को संबोधित करेंगे। पीएम कासगंज में चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर में सुबह 11 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कासगंज के बाद सीएम योगी बदायूं में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह का भी यूपी में चुनावी दौरा है। अमित शाह बरेली और शाहजहांपुर में चुनावी जनसभा करेंगे, तो वहीं शाम 4 बजे शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा में प्रचार करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के सह प्रभारी अनुराग ठाकुर वाराणसी कैंट विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी सौरभ श्रीवास्तव के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। मिशन गोवा के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सियासी पार्टियां अपने अपने प्रचार अभियान को धार देने में जुटी हैं। कांग्रेस के लिए जांच तीसरी बार राहुल गांधी गोवा पहुंच रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी गोवा में चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे हैं। गोवा में 14 फरवरी को वोटिंग होनी है। इसके लिए अब सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आज गोवा में कांग्रेस और बीजेपी की दिग्गज नेता प्रचार अभियान कर रहे हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी आज गोवा दौरे पर रहेंगे, जहां वो कांग्रेस के प्रचार को धार देंगे। राहुल गांधी का गोवा में ये तीसरा चुनावी दौरा है। इससे पहले राहुल गांधी 4 फरवरी को प्रचार करने आए थे और इस दौरान उन्होंने सैंक्लिम में वर्चुअल रैली के जरिए लोगों को संबोधित किया था। राहुल ने गोवा में कांग्रेस की सरकार बनने पर न्याय योजना लागू करने और रोजगार को लेकर कई बड़े वादे किए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज गोवा में प्रचार अभियान करेंगे। जेपी नड्डा शाम 4:30 बजे के करीब देवकी कृष्णा सभा मंडप पहुँचेंगे, जहाँ वो एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा शाम 5:15 बजे कुंभरजुआ जाएंगे। कुंभरजुआ में जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे के करीब नड्डा का कावले में शंकराचार्य मठ ग्राउंड में कार्यक्रम है। यहाँ भी जेपी नड्डा बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होकर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब के चुनाव में अब सियासी दिग्गजों का प्रचार अभियान बहुत तेजी से चल रहा है। अमृतसर की लड़ाई जिताने के लिए सिद्धू की बेटी ने कमान संभाल ली है, तो वहीं केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी आम आदमी पार्टी का झंडा पंजाब में लहराने के लिए आज महिला संवाद करेंगी। पंजाब की सियासत में अब दिग्गज नेताओं का परिवार भी चुनाव मैदान में उतर चुका है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू के प्रचार के लिए उनकी बेटी राबिया सिद्धू मैदान पर उतरी है। राबिया को भी सिद्धू को सीएम फेस नहीं बनाए जाने का डर झलका और सीएम चन्नी पर निशाना साधती दिखी। सिद्धू की बेटी राबिया ने ये तक कह दिया कि एक बार चन्नी साहब का अकाउंट भी चेक कर लो। पता है कि कितने भी गरीब हैं जियो, उन्होंने बैंक अकाउंट्स जरूर खोल के देख लो। 133 करोड़ तो उत्ते मिलेंगे, कोई करोड़पति गरीब नहीं हो सकता। राबिया यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि ड्रग रेत माफिया उन्हें आगे नहीं आने दे रही। पंजाब दा हालत मतलब काफी खराब है। 21 बंदा बचा सकता है और नवजोत सिंह सिद्धू। उधर अरविंद केजरीवाल का परिवार भी पंजाब के चुनावी समर में कूद चुका है।
आज भगवंत मान के पक्ष में केजरीवाल की पत्नी और बेटी पंजाब के धुरी शहर में महिला संवाद में शामिल होंगी। यूपी के संभल में सीएम योगी की सुरक्षा में चूक का क्या है मामला? जब सीएम योगी मंच से भाषण दे रहे थे तब ऐसा क्या हुआ जिसे देखकर पुलिस प्रशासन सहित वहां मौजूद तमाम आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए? संभल में सीएम योगी के चुनाव प्रचार के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक देखने को मिली। सीएम योगी जब संभल में मंच से चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे तभी दो लड़कियां सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए सीएम योगी के मंच तक पहुंच गयीं और सीएम योगी के सामने ही खड़ी हो गयीं। ये देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में पुलिस प्रशासन के अधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों ने दो लड़कियों को मंच के और करीब पहुंचने से रोक लिया। इस दौरान मंच से सीएम योगी का भाषण जारी था और वहीं मंच में दोनों लड़कियां पुलिस कर्मियों से उलझ रही थीं। इस दौरान किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दोनों लड़कियां मंच के पास करीब 2 मिनट तक रहीं। जब लड़कियां मंच के पास से हटने को तैयार नहीं हुई तो उन्हें जबरदस्ती मंच के पास से हटाया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर सीएम की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। सवाल ये भी उठता है कि सीएम की सुरक्षा के लिए जो डी एरिया का घेरा बनाया गया था उसके अंदर ये लड़कियां पहुंची कैसे? इन तमाम सवालों के जवाब अब पुलिस ढूंढ रही है। पीएम मोदी ने बिहार सीएम को समाजवादी नेता कहा है, जिस पर बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी आज बबूला हो गई। और इतना ही नहीं, आरजेडी के एक नेता तो इतना बौखला गए कि उन्होंने पीएम और सीएम पर विवादित बयान दे दिया। लोहिया जी का परिवार कहीं नजर आता है क्या? वो भी तो समाजवादी थे। जॉर्ज फर्नांडिस का परिवार नजर आता है क्या? वो भी समाजवादी थे। नीतीश बाबू हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो भी तो समाजवादी हैं। परिवार कहीं नजर आता है क्या? पीएम मोदी ने समाजवाद की परिभाषा गढ़ते हुए लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तारीफ क्या की, इससे बिहार की सियासत ही गर्मा गई। सीएम नीतीश को सच्चा समाजवादी बताने पर बिहार की मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल भड़क गई। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश जब आरएसएस बीजेपी से जुड़े हैं तो समाजवादी कहां से हो गए। वहीं तेजस्वी से एक कदम आगे बढ़कर उनकी पार्टी के नेता जगतानंद ने तो विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा, एक दंगाई और एक भ्रष्टाचारी एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। जाहिर है बिहार में आरजेडी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिससे अब वो खुद को सच्चा समाजवादी घोषित करने में जुटी है। लखीमपुर हिंसा के आरोपित आशीष मिश्रा को आखिरकार जमानत मिल गई है। आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, जिन पर लखीमपुर के तिकुनिया गांव में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। आशीष मिश्रा की जमानत पर किसान नेताओं ने आपत्ति जताई है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को 124 दिन बाद जमानत मिल गई है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिनसुकिया में हुई हिंसा के मामले में आशीष मिश्र को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आशीष मिश्र के वकील के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आशीष को जमानत दी। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज आशीष मिश्र जेल से बाहर आ सकते हैं। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकसुनिया गांव में हिंसा हुई थी। इसमें किसानों को रौंद दिया गया। इस हिंसा में 4 किसानों के अलावा 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। पूरे मामले में आशीष मिश्र आरोपी था। हाई प्रोफाइल मामले को देखते हुए लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए 5 अक्टूबर को एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने 9 अक्टूबर 2021 को आशीष मिश्र को पूछताछ के लिए बुलाया और करीब 12 घंटे चली पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष को जमानत मिलने पर किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये पीड़ित किसानों के साथ अन्याय हुआ है। हिजाब विवाद का असर अब दूसरे राज्यों में पड़ने लगा है। महाराष्ट्र के मालेगांव में आज हिजाब डे मनाने का ऐलान हुआ है, तो वहीं अलीगढ़ कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्रों ने हिजाब के समर्थन में प्रोटेस्ट का ऐलान किया। कर्नाटक में उठा हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसकी आंच दूसरे राज्यों में भी पहुंच चुकी है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब की एंट्री बैन और उसे लेकर हो रहे विवाद पर अब महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। महाराष्ट्र के मालेगांव में AIMIM ने आज हिजाब डे मनाने का ऐलान किया है। वहीं अलीगढ़ और कोलकाता यूनिवर्सिटी में हिजाब के समर्थन में छात्रों ने आज बड़ा प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। उधर हिजाब कंट्रोवर्सी पर आरएसएस नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा प्रमुख इंद्रेश कुमार ने कहा, कुछ कट्टरपंथी लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और मुस्लिम छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं हिजाब विवाद पर सुनवाई कर रही कर्नाटक हाईकोर्ट अब इस मामले पर सोमवार को सुनवाई करेगी।
इस केस को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने को लेकर भी याचिका डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट से याचिकाओं को तत्काल ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। टाइम्स नाउ नव भारत पर अब वक्त हो चुका है सुपर 30 का। सुपर 30 में देखिए बड़ी खबरें। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में गुरुवार देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के एक अपार्टमेंट की छत का हिस्सा गिर गया। मलबे की वजह से ग्राउंड फ्लोर तक का हिस्सा गिर गया। बताया जा रहा है कि 6ठे फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस प्रशासन के साथ बचाव दल भी पहुँच गया। गुरुग्राम में हुए हादसे में मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। लोगों को बचाने के लिए मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस मौजूद है। वहीं सीएम खट्टर ने हादसे पर दुख जताया और खुद पूरे मामले पर नजर बनाए रखे हैं। सीएम ने हादसे में घायल लोगों के लिए जल्द से जल्द इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। लखीमपुर हिंसा मामले में जेल में बंद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को जमानत मिल गई है। दरअसल 18 जनवरी को कोर्ट ने आशीष की जमानत पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था और अब जमानत मिलने के बाद 9 अक्टूबर से जेल में बंद आशीष मिश्र आज जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि 3 अक्टूबर को तिकुनिया हिंसा में 4 किसान समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में आशीष मिश्र और 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात के कच्छ से बीएसएफ ने 11 पाकिस्तानी नाव जब्त की हैं। दरअसल बीएसएफ को हरामी नाला के पास पाकिस्तान में मछली पकड़ने वाली नाव और मछुआरों के घुसपैठ की जानकारी मिली थी, जिसके बाद बीएसएफ भुज ने 300 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बीएसएफ ने अब तक 11 पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त किया है। साथ ही कमांडो के 3 समूहों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए 3 अलग अलग दिशाओं से भेजा गया है, जहां पाकिस्तानी छुपे हुए हो सकते हैं। और सुपर 30 में आप देखिए चुनावी राज्यों की राजनीतिक खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी चुनाव को लेकर लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज अमित शाह 3 चुनावी जनसभा करने वाले हैं। सबसे पहले अमित शाह बरेली में भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1:30 बजे बरेली की ही आंवला विधानसभा सीट के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर 3 बजे शाहजहांपुर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। अमित शाह तिलहर विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बीजेपी को जिताने के लिए जनसभा करेंगे। संभल के चंदौसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएम योगी की जनसभा में 2 लड़कियां अचानक मंच के पास पहुंच गयी। दरअसल सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान 2 लड़कियां सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच के पास पहुंच गयी। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों लड़कियों को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि लड़कियां सीएम को अपने घर आमंत्रित करना चाहती थी। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। पंजाब के बाद अब मणिपुर में भी चुनावों की तारीख में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने तारीखों में संशोधन कर बताया कि पहले चरण की वोटिंग 27 फरवरी की जगह 28 फरवरी को होगी, तो वहीं 3 मार्च को दूसरे चरण के लिए होने वाला मतदान अब 5 मार्च को होगा। मणिपुर में 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है। नतीजे 10 मार्च को ही आएंगे। बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा मंगलवार को 2 दिवसीय मणिपुर दौरे पर गए थे और वहाँ उन्होंने चुनावों की तैयारी पर जायजा लिया था। गोवा में 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिनों का ही वक्त बचा है और बीजेपी समेत सभी राजनीतिक पार्टियां प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक के बाद एक दिग्गज गोवा में प्रचार कर रहे हैं। अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी भी गोवा में होंगे, जहां वो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं शाम को 2 जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। पंजाब का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कमान संभाले हुए हैं। अब सीएम केजरीवाल की पत्नी और बेटी भी पंजाब में उनका साथ देने के लिए आ गई हैं।
और आज धुरी में जनसभा में महिला संवाद करेंगी। दरअसल धुरी में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान की रैली होना है, जहां दोनों चुनावी सभा में नजर आएंगी। पंजाब में कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। इसे लेकर नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया ने सीएम चन्नी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि सिद्धू और चन्नी में कोई तुलना ही नहीं है। चन्नी को उम्मीदवार बनाने के लिए पीछे कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी रही होगी। राबिया ने कहा कि जिसके अकाउंट में 133 करोड़ रुपए हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर नवजोत सिद्धू की जीत नहीं होती तो वो शादी नहीं करेंगी। विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए पीएम मोदी आज उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली करेंगे। सबसे पहले पीएम उत्तराखंड के अल्मोड़ा जाएंगे, जहां वो हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर में यूपी के कासगंज पहुंचेंगे, जहां वो पटियाली विधानसभा में चुनावी रैली करेंगे। 1969 के बाद ये पहला मौका होगा जब कोई पीएम कासगंज पहुंच रहा है। इससे पहले इंदिरा गांधी यहां आई थी। उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 60% वोटिंग हुई। शामली में सबसे ज्यादा 69% मतदान हुआ, तो वहीं गाजियाबाद में सबसे कम वोटिंग हुई। गाजियाबाद में वोटिंग प्रतिशत 54% रहा, जो 2017 की तुलना में कम था। 2017 में गाजियाबाद में चुनाव का प्रतिशत 54.99 था। चुनाव आयोग ने मतदान को शांतिपूर्ण बताया। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। पहले चरण के लिए मैदान में 632 उम्मीदवार थे, जिनकी किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। अब 10 मार्च को नतीजे का ऐलान होगा। और अब सुपर 30 में देखिए राज्यों की बड़ी खबरें। जयपुर में ईडी ऑफिस के सामने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन जारी है। उनके साथ वो महिला भी शामिल है, जिनके पति रीट परीक्षा का पेपर लेकर जा रहे थे और हादसे में मारे गए। वो महिला सीएम गहलोत से मिलना चाहती थी, लेकिन पुलिस के रोकने पर वो धरने पर बैठ गई। महिला ने आरोप लगाया कि उनके पति की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि षड्यंत्र है। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने अभी गहलोत सरकार पर हमला बोला है। – 2008 के अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 लोगों को दोषी करार दिया गया है। आज दोषियों की सजा पर सुनवाई होगी। बता दें, सोमवार को सेशन कोर्ट ने 49 लोगों को दोषी करार दिया था और 28 आरोपियों को बरी किया। इनमें से 16 लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट और 12 लोगों को सबूतों की कमी के चलते निर्दोष करार दिया। 2008 में अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। और अब विदेशों से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वन ओशन समिट की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे। पीएम करीब 2:30 बजे वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। इस शिखर सम्मेलन की उच्च स्तरीय बैठक में कई देश हिस्सा लेंगे, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी होंगे। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वस्थ और समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चौथे क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक होने वाली है। बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। इसके अलावा जापान और अमेरिकी विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। सभी विदेश मंत्री इस बैठक में शीर्ष राजनयिक सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, कोरोना महामारी के अलावा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका साझेदार हैं। रूस और बेलारूस की सेना संयुक्त युद्धाभ्यास कर रही है, जो अगले 10 दिनों तक चलेगा। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास हो रहा है। इस अभ्यास में रूस के 30,000 सैनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध को लेकर कितना गंभीर है। कनाडा और अमेरिका के बीच बने एम्बेसडर ब्रिज को बंद किए जाने को लेकर कनाडा सरकार ने चिंता जताई है। दरअसल इस ब्रिज के जरिए कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 25% व्यापार होता है, लेकिन कोविड प्रतिबंधों के चलते ट्रक चालक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रिज बंद हो गया है। प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है।
और अब एक बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम के सेक्टर 109 में 6 मंजिला हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक अपार्टमेंट की छत का हिस्सा गिर गया और इस दर्दनाक हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। वहीं घटना के बाद मौके पर रेस्क्यू की कोशिश की जा रही है और देर रात से काम जारी है। मलबे में दबे कई लोगों को निकाल लिया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये हादसा चिंतल्स पैराडाइजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ है। हादसे की जानकारी मिलते ही सीएम खट्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और उन्होंने इस बात के चलते एक ट्वीट भी किया, जानकारी भी दी। सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं, ये मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ट्वीट किया गया। और ये देखिए, ये वो सोसाइटी है और रिहायशी सोसाइटी कही जा सकती है, इसे आलीशान कहा जा सकता है। काफ़ी महंगे फ्लैट्स यहाँ पर बिके हैं और यहाँ इस तरह का मामला सामने आता है तो आप समझिए किस स्तर का काम यहाँ पर किया गया है। हालांकि वो तो जांच का विषय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ट्वीट किया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम्स हैं वो रेस्क्यू काम में, राहत काम में जुटी हुई हैं और इसके साथ ये भी उन्होंने उस सोसाइटी का नाम भी लिखा है, पैराडाइजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन गुरुग्राम। और ये भी कहा है कि मैं खुद पर्सनली इस पूरे मामले में मॉनिटरिंग कर रहा हूं, ध्यान दे रहा हूं। तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि गुरुग्राम के सेक्टर 109 में चिंटल्स पैराडाइजो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की छत गिरने की दुखद खबर मिली। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों के साथ प्रशासनिक अधिकारी बचाव राहत कार्य में तेजी से जुटे हैं। सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करता हूं। और लोगों का कहना है कि लापरवाही यहां पर जमकर की गई है। हालांकि अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें मौजूद हैं क्योंकि बहुत से लोग अभी भी अंदर फंसे हो सकते हैं। ऊपरी मंजिल की 7वीं मंजिल की जो छत थी वो गिरी और उसके बाद एक के बाद एक नीचे की छतें गिरती चली गईं। कई लोग फंसे होने की आशंका उसकी जताई जा रही है और साथ ही 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक आई है। निचली मंजिलों को भी नुकसान पहुंचा है। सेक्टर 109 का ये मामला है और ये बताया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से कि यहां पर एक एक फ्लैट की कीमत करोड़ों में है। जो सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो ब्लॉक्स हैं, फ्लोर्स हैं, वो सेफ हैं। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। और हर एक फ्लोर पे बाकी सारे रूम्स बिल्कुल सेफ हैं, ठीक हैं। सिर्फ वो पर्टिकुलर एरिया मेरे ख्याल से लगभग 40-50 स्क्वायर फीट का एरिया वो नीचे गिर करके 1st फ्लोर तक पहुंच गया है। और जो 1st फ्लोर की जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बल्ज आ गया है, हालांकि वो ग्राउंड पे नहीं गिरी है। तो हमने पता कराया कि टोटल कितने लोग फंसे हैं, तो ये पता चला कि जो 3 से लेकर के 6 फ्लोर्स तक कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहा था। तो 1st और 2nd फ्लोर पे ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। उसमें भी जितने लोग अब बाहर आए हैं उसमें से ये पता चला है कि टोटल 3 लोग उसमें फंसे थे ओरिजिनली। ये राउंड अबाउट 6 और 6:15 के बीच में मैं अपने रूम में बैठा था तो बहुत जोर से आवाज आई, तो मैंने सोचा शायद अर्थक्वेक ना हो, लेकिन वो अबाउट 30-40 सेकंड्स बाद वो जब थम गई तब मैंने बालकनी से देखा तो नीचे धुआं सा दिख रहा था। तो हमने सोचा शायद कहीं सिलेंडर ब्लास्ट ना हुआ हो और तभी यहाँ इवैक्यूएशन के लिए सायरन बजने लगा और कहा कि काइंडली इवैक्यूएट द बिल्डिंग, और सायरन बज रहा था। तो हम फिर नीचे उतरे स्टेयर से। लिफ्ट तो यूज करनी नहीं थी, हालांकि लिफ्ट चल रही थी लेकिन यूज नहीं करी। स्टेयर से उतरे तो तब जाकर पता चला कि 6th फ्लोर के ऊपर इनका काम चल रहा था, जो कि ये छत गिर गई थी और वो छत गिरते हुए नीचे आई। और इसकी मैंने कम से कम 10 बार, क्योंकि मैं आई टीच इन यूनिवर्सिटी, मुझे ऑनलाइन क्लास लेना होता था, मीटिंग होता था, तो कई बार हैमर मशीन चलता था। 20 बार कंप्लेंट करी, राइटिंग में करी इनको कि भाई ये चलती है और ये फिजिबल नहीं है कि और पूरी बिल्डिंग में वाइब्रेशन होती है, बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। मेरे पास इन राइटिंग भी है और मेरे पास फोटोग्राफ भी है जो ये काम चल रहा था, क्योंकि मुझे ये तो नहीं पता था कि छत ही गिर जाएगी एक दिन। तो 6th फ्लोर की जब छत गिरी वो 5th को ऊपर गिरी। 5th के ऊपर में इतनी ताकत नहीं थी कि उस छत को रोक सके, क्योंकि वो कमजोर थी।
उत्तर प्रदेश के पहले चरण का मतदान कल संपन्न हो चुका है। पहले चरण में 60% से ज्यादा का मतदान हुआ। अब सवाल यह है कि आखिर ये मतदान कहता क्या है। यूपी के फर्स्ट राउंड का फाइनल का फैसला क्या है। पहले चरण में, पहले रण में यूपी की सरकार का, यूपी की सत्ता का, यूपी के सीएम का फैसला हो गया है। 11 जिलों की 58 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत पर फैसला हो चुका है। जनादेश ईवीएम में बंद हो चुका है। ये वही जनादेश है जिसके बारे में कहा जाता है कि यूपी में यही सत्ता का असली आदेश देता है। जो वोट हो रहा है, वोट क्या बदलाव के लिए वोट हो रहा या जो मौजूदा सरकार है उसके अच्छे कामों को रिटेन करने के लिए हो रहा? बदलाव तो निश्चित है। जनता आपको दिख रहा है, सुबह से आप भी कहीं ना कहीं जा रहे हो तो जनता परेशान है। जनता सुबह से एक ही बात कह रही है, जो भी मीडिया वाला आता है कि हम बेरोजगार हैं, हमारे पास रोजगार नहीं है। लड़कियों के पास जाओ कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। किसी के घरों महिलाओं के पास जाओ कहती है हमारे गैस के सिलेंडर महंगे हो गए। तो जहाँ भी जाओ यही मुद्दा है, दूसरा कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल जनता बदलाव के लिए वोट कर रही है। क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं क्या इससे? नहीं, जनता बदलाव के लिए वोट नहीं कर रही है। दोबारा योगी सरकार के लिए वोट कर रही है। दोबारा योगी सरकार आएंगे। जो 5 साल में जो यहाँ योगी सरकार में हुआ है वो कभी 45 साल में नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश का चुनावी इतिहास बताता है कि यहाँ जो पार्टी पहले चरण का रण जीतती है वही पूरा यूपी जीतती है, वही लखनऊ के सत्ता सिंहासन तक पहुँचती है। आपको यकीन नहीं होगा पर सच यही है, क्योंकि ना तो आंकड़े झूठ बोलते हैं ना ही इतिहास। जो फैसला पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता लेगी उसका प्रभाव पूरे प्रदेश की राजनीति पे पड़ने वाला है। 2022 में भी पहले चरण से लेकर के अंतिम चरण तक के मतदान में वो भाजपा का साथ देंगे। कौन इनसे खुश है? कोई नहीं खुश है इनसे। सब लोग दुखी हैं, सब बदलाव के मूड में। 2017 में पहले चरण में बीजेपी को 58 में से 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लिहाजा उसे पूरे प्रदेश में 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था। योगी आदित्यनाथ यूपी की सबसे बड़ी गद्दी तक पहुंच गए थे। इसी तरह 2012 में फर्स्ट फेज की 55 सीटों में से 41 सीटों पर अखिलेश की साइकिल दौड़ी थी, इसलिए वो 224 सीटों के साथ यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे। ठीक ऐसा ही 2007 में हुआ था। तब पहले चरण की 60 सीटों में से मायावती की बीएसपी को 33 सीटें मिली थी। मायावती 206 सीटों के साथ मुख्यमंत्री बन गई थी। मतलब ये कि यूपी का पूर्ण परिणाम पहला चरण ही तय कर देता है। तो पहले चरण का मतदान हो चुका है। जो यहाँ भारी पड़ेगा वही यूपी के दंगल का विजेता होगा, इसमें दो राय नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। खैर, पहले चरण के वोटर्स का आदेश क्या है ये तो अभी किसी को मालूम नहीं है। परिणाम का पता 10 मार्च को ही चलेगा जब ईवीएम की काउंटिंग होगी। लेकिन पहले चरण में जबरदस्त रण हुआ। कहीं हंगामा हुआ तो कहीं पर बवाल हुआ, कहीं ईवीएम पर सवाल उठे तो कहीं वोटरों को डराने और धमकाने का आरोप लगा। शामली में तो फर्जी मतदान को लेकर बीजेपी और आरएलडी कार्यकर्ता भिड़ गए। जोरदार मारपीट हुई। यूपी में पहले चरण का रण खत्म हो गया। सत्ता और सिंहासन के लिए मतदाताओं का प्रण ईवीएम में कैद हो गया। फर्स्ट राउंड की लड़ाई में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हुए। इस दौरान कई जगहों पर ईवीएम में खराबी का मामला सामने आया। साथ ही नेताओं पर वोटरों को डराने और धमकाने के आरोप लगे। बागपत में ईवीएम खराब हुई तो गुस्साई महिलाएं जमीन पर बैठ गई। अखिलेश और जयंत ने कई पोलिंग बूथ पर ईवीएम खराबी का आरोप लगाया। अखिलेश ने ट्वीट करके कहा, चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही यह अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने के आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अखिलेश यादव के साथी जयंत चौधरी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही है। लगता है युवा और किसान पूरे गुस्से में बटन दबा रहे हैं। आपसे निवेदन है, इतने जोर से नहीं, गठबंधन के पक्ष में प्यार से बटन दबाएं। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने आगरा और कैराना में बीजेपी उम्मीदवारों पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगाया।
समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया। अखिलेश की पार्टी ने इसे गौतम बुद्ध नगर की दादरी का बताया। आरोप लगाया पोलिंग बूथ के अंदर पीएम मोदी की तस्वीर लगाकर वोटरों को प्रभावित किया जा रहा है। साथ ही बीजेपी चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं कैराना से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का बड़ा इल्जाम लगा दिया। भाजपा वालों का इन्फ्लुएंस है, वो अपनी स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी स्टेट इन्फ्लुएंस का, अपनी पावर का, और इसमें प्रशासन कोई हमारी खास सहायता नहीं कर रहा है। ये जो लंबी लंबी कतारें आप देख रहे हैं ना कैराना की जनता की यहाँ पर वोट डालने के लिए, ये सब बीजेपी को वोट डालने आए हुए हैं। इनका ये विश्वास है और इन्होंने ठान लिया है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है 2022 में। चूंकि चुनाव है तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। सच अभी सामने नहीं आया है। हकीकत तभी सामने आएगी जब चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और देखिए, ये यहाँ पर काफी लंबे वक्त से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, काफी हंगामा होता नजर भी आ रहा था। हालांकि आरोप अभी लगाए जाएंगे, 10 मार्च को सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। चलिए बात करते हैं हिजाब मुद्दे की। हिजाब को लेकर एक दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने सुनवाई की। कर्नाटक हाईकोर्ट में कल बड़ी बेंच ने कह दिया कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक छात्र और छात्राएं धार्मिक परिधान में स्कूल नहीं आएंगे। कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने के सवाल पर न्यायिक जवाब आना अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले हिजाब पर बवाल जारी है और अब कर्नाटक से निकलकर ये मामला दिल्ली में भी गरमाने लगा है। दिल्ली में असम भवन पर लोगों ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से इसकी इजाजत नहीं थी, सो कई लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जाने की कोशिश कर रही है और देखिए कहीं हद तक काफी तादाद में लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। दिल्ली के कर्नाटक भवन पर आइसा के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और यहाँ भी पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र के बीड में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन हुए। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। वहीं गुरुवार को भी राजनीतिक बयानबाजी जारी रही। उससे मैं गुजारिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि भारत के संविधान में अब चॉइस एक फंडामेंटल राइट है। कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि कौन क्या पहने, कौन क्या खाए। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच ने मामले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े की तरफ से अदालत में जिरह जोरदार हुई। संजय हेगड़े ने दलील दी कि ये केवल धार्मिक आस्था का मामला नहीं है, लड़कियों की शिक्षा का भी सवाल है। इसके अलावा कर्नाटक के एजुकेशन एक्ट में यूनिफॉर्म और पेनाल्टी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। हेगड़े ने निष्ठा को लेकर पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रेफरेंस दिया। इसके बाद उन्होंने केरल हाईकोर्ट के जजमेंट का जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रतीक है। हेगड़े ने इसी के साथ याचिका डालने वाली मुस्लिम छात्राओं को राहत पहुंचाने की अपील करते हुए हाईकोर्ट से अंतरिम आदेश देने की गुजारिश की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में स्कूल कॉलेज खोलने का आदेश जारी करेंगे। लेकिन जब तक इस मामले की सुनवाई जारी रहती है, तब तक किसी स्टूडेंट को धार्मिक कपड़े पहनने की जिद नहीं करनी चाहिए। वकील संजय हेगड़े ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि कुछ दिनों के लिए आस्था को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चीफ जस्टिस ने फैसला अटल माना और सुनवाई जारी रहने तक धार्मिक प्रतीकों को पहनने पर रोक लगा दी और सुनवाई की अगली तारीख 14 फरवरी दिन सोमवार मुकर्रर कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।